नमस्कार। मध्य प्रदेश की तमाम अहम और ताजा खबरों के साथ आपके साथ मैं कमरुद्दीन खान हाजिर हूं। साथ ही साथ इस पूरे बुलेटिन में हमारा साथ देंगे न्यूज रूम से हमारे सहयोगी दीपेश बरगले। दीपेश का भी बहुत बहुत स्वागत। भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएंगे, जहां पर बीजेपी ने कमलनाथ सरकार की गलतियां गिनाई हैं। कहा मेरी क्या थी गलती वाले बयान पर पलटवार। 15 महीने तक किसानों के साथ पाप किया। बीजेपी ने बड़ा आरोप लगाया, 15 महीने किसानों के साथ पाप किया। किसानों को राहत राशि नहीं देने की गलती की, भावांतर की राशि नहीं देने की गलती की, फसलों पर बोनस का वचन पूरा नहीं किया, किसानों के कृषि उपकरण पर अनुदान नहीं देने की गलती की, किसान सम्मान निधि नहीं देने की गलती की, संबल योजना को बंद करने की सबसे बड़ी गलती की नाथ ने। तो ये बीजेपी ने बहुत बड़ा हमला बोला है कांग्रेस पर। सुनिए। 15 महीनों के पाप कमलनाथ सरकार के, कांग्रेस सरकार के कितने भीषण थे, जिनको झेलना पड़ा, जिनको भुगतना पड़ा, वो जरूर इस बारे में बताएं। और ऐसे ही कुछ पाप हम भी गिनाने की कोशिश करते हैं, कुछ, क्योंकि सारे पाप तो हम नहीं गिना सकते, क्योंकि इतने सारे संख्या में इन्होंने कुकर्म धतकर्म सरकार के रहते कुशासन अराजकता का माहौल पैदा किया कि वो कोई एक बार में तो बता नहीं सकता। कमलनाथ जी, आप पूछ रहे हैं कि हमसे क्या पाप? कमलनाथ जी, दोषी हैं आप, क्योंकि किसानों के प्रति आपने किया है पाप। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने कहा था 10 दिन के अंदर कर्जा माफ, 10 दिन के अंदर कर्जा माफ सारे का सारा, और नहीं किया तो हम 11वें दिन मुख्यमंत्री बदल देंगे। वो वीडियो भी मीडिया के बीच में मौजूद है। लेकिन 15 महीनों में वो कर्जा माफ नहीं किया। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता शरद श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। शरद, गलतियों की इतनी बड़ी लिस्ट बीजेपी लेकर आई है, इससे क्या कहना चाहती है बीजेपी? बिल्कुल, देखिए, अब जबकि चुनाव की तारीख बिल्कुल करीब आ रही है, तो कई तरीके के दाव और आरोप प्रत्यारोप के दौर चल रहे हैं। ये देखने में आया था कि पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ कमलनाथ अपनी पूरी जो चुनावी कैंपेन है उसमें एक तरीके का इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं और जनता के बीच जाकर ये कह रहे हैं कि आखिरकार उनकी क्या गलती थी जिस वजह से उनकी सरकार गई और 15 महीने के अंदर ही उनकी सरकार को गंवाना पड़ा। तो वो बार बार जो इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं, अब उसका काउंटर करने के लिए बीजेपी सामने आई है और बीजेपी की ओर से बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये तय किया गया है कि अब दरअसल जो कमलनाथ जी पूछ रहे हैं कि उनकी क्या गलती थी, तो अब बीजेपी ये बताएगी जनता के बीच में जाके कि आखिरकार 15 महीने की सरकार के दौरान क्या गलतियां थी। और इसमें जैसा कि रजनीश अग्रवाल जो प्रवक्ता हैं बीजेपी के, उनको चुनाव अभियान की मीडिया सेल की जिम्मेदारी भी कहीं ना कहीं दी गई है। उन्होंने बयान जारी किया है और कहा है कि जो किसानों की कर्ज माफी थी उसको पूरा न करने की गलती की गई है, संबल योजना को बंद करने की गलती की गई है, कृषि उपकरणों पर जो अनुदान दिया जाता था उसको बंद करने की गलती की है। तो इस तरीके के अब जो आरोप प्रत्यारोप हैं वो दोनों तरफ से जारी हैं और आने वाले दिनों में जैसे जैसे तारीख और नजदीक आएगी 3 नवंबर की, देखने में आएगा कि ये आरोप प्रत्यारोप और तेज होंगे। अब जनता को तय करना है कि आखिरकार वो किसके काम को गलत मानती है और किसके काम को सही। कमलनाथ जब भी बोलते हैं या कांग्रेस के जो बड़े नेता जब भी बोलते हैं तो वो यही कहते हैं कि भाई आप 15 साल देख लीजिए और 15 महीना देख लीजिए, और 15 महीना और 15 साल और ये 5-6 महीने का वक्त, क्या यही मुद्दा होगा उपचुनाव का? अब बिल्कुल, देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो पूरी कैंपेनिंग है वो इसी कांग्रेस की कोशिश है कि 15 साल वर्सेस 15 महीने हो, लेकिन बीजेपी की पूरी कोशिश ये है कि अब जो चर्चा हो वो दरअसल 15 महीने और 5 महीने के बीच में हो, क्योंकि अगर 15 साल की बात होती है तो फिर बीजेपी 2003 से पहले भी जाती है, जब वो दिग्विजय सिंह को बीच में ले आएगी और बंटाढार वाला जो विषय है वो शुरू हो जाता है। तो एक तरीके का दोनों पार्टियां एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप के दौर चला रही हैं। 15 महीने वर्सेस 5 महीने और 15 महीने वर्सेस 15 साल, इस तरीके के जो राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप हैं दौर के, वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रहे हैं और आने वाले दिनों में उम्मीद लगाई जा रही है कि इस तरीके के जो आरोपों के दौर हैं वो और ज्यादा तेज हो सकते हैं। इस तरह और शरद, अगर हम देखें एक बड़ी जो बयानबाजी जिस तरीके की हो रही है, शिवराज कह रहे हैं कि वो तो रोते रहते थे, और कल का बयान था, आपने सुना होगा, जो गृह मंत्री हैं नरोत्तम मिश्रा, उन्होंने
कहा था कि वो चेतुआ है, जो कांग्रेस है वो चेतुआ है, कमलनाथ चेतुआ है। इस तरह की बयानबाजी भी देखने को मिल रही है आजकल। बिल्कुल, देखिए आपने सही कहा है। जहां तक बात बजट की है और पैसों की है तो कई बार जब कर्ज माफी की बात मसलन जब आई तो बीजेपी का कहना ये था कि 50,000 करोड़ रुपए कर्ज माफ किए जाने थे, लेकिन नहीं किए गए, जबकि कांग्रेस ये कह रही थी कि धीमे धीमे कर रहे थे और जो पैसा की व्यवस्था की गई थी वो आने वाले दिनों में भी और की जाती और ये कर्ज माफी की जाती। इसी तरीके की बात और योजनाओं को लेकर। चलिए शरद, तो कुल मिलाकर दोनों तरफ से ही आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया और जिस तरह से बीजेपी गलतियों की लिस्ट लेकर आई है, अब देखना होगा कांग्रेस किस तरह से इस आरोप को आगे बढ़ाती है, इस पर कैसे पलटवार करती है। इंदौर के सांवेर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर जोरदार हमला बोला। शिवराज सिंह ने कमलनाथ को रोतेला सीएम बता दिया। कहा जब देखो रोते रहते थे कमलनाथ, पैसा ही नहीं हमेशा यही कहते रहते थे, लेकिन हमने रास्ता निकाला, विकास कार्यों को बंद नहीं होने दिया और हम लगातार विकास के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। 12,960 सड़कों का और 47 पुलों का लोकार्पण करके आया हूं, कोरोना काल में बनाया। वो कहते थे पैसे ही नहीं है, जब देखो रोते ही रहते थे, है ही नहीं, है ही नहीं। अब मुख्यमंत्री ऐसा रोतेला चाहिए क्या आपको, जो कहे कि है ही नहीं है? अब है ही नहीं तो तू कहे के लिए मुख्यमंत्री भैया? अरे नहीं है तो रास्ता निकाल। हमने रास्ता निकाला। ये बात सही है कि दिक्कत है, कोरोना के कारण टैक्स कम आया है, लेकिन जहां चाह होती है वहां राह निकल ही जाती है। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज 13,000 ग्रामीण सड़कों का वर्चुअल लोकार्पण किया। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की ओर से बनाई गई 4,120 किलोमीटर लंबी सड़कों के निर्माण में 1,359 करोड़ की लागत आई है। समारोह में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया और राज्य मंत्री राम खिलावन पटेल भी मौजूद थे। सीएम शिवराज इस मौके पर कुछ जिलों के सरपंचों से संवाद भी कर रहे थे। मुझे तो ये भी पता चला है कि वो कह रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं कि ये मुख्यमंत्री को रोको, ये लोकार्पण कर रहा है, ये शिलान्यास कर रहा है। अरे भाई, विकास से तुम्हें तकलीफ क्या है? एक तरफ तो पूर्व मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष कहते हैं शिवराज सिंह नारियल लेके घूमता रहता है, हर कोई नारियल फोड़ देता है। कमलनाथ जी, नारियल नहीं फोड़ रहा हूँ, सड़कें बनवा रहा हूँ उनके साथ, पुल पुलिया बनवा रहा हूँ, भवन बनवा रहा हूँ, विकास के काम करवा रहा हूँ। आपके पास नहीं था पैसा, हमारे पास तो पैसा है। अब हम अगर शिलान्यास और लोकार्पण भी करते हैं तो उनको तकलीफ होती है और वो शिकायत करते हैं रोको रोको रोको। चुनाव आयोग में जाते हैं, यहाँ कोई चुनाव थोड़ी है जब हम शिलान्यास और लोकार्पण कर रहे हैं। ये कांग्रेस का विकास विरोधी कदम है। विकास के काम उनने तो किए नहीं, हम करते हैं तो चिढ़ते हैं। एक तरफ कहते हैं विकास के कामों का लोकार्पण शिलान्यास रोको और दूसरी तरफ कहते हैं कि नारियल फोड़ते हैं शिवराज सिंह, झूठ बोलते हैं, कहीं कोई काम नहीं होता। अब कौन झूठ बोल रहा है ये जनता भी समझ ले और आपके माध्यम से मीडिया। और खबरों के लिए सीधे रुख करेंगे न्यूज रूम का, जहां पर हमारे सहयोगी दीपेश बरगले मौजूद हैं। दीपेश, ओवर टू यू। शुक्रिया कमरुद्दीन। जब इतनी बड़ी सौगात प्रदेश को मिली तो फिर इस पर सियासत होना भी लाजमी था। 13,000 सड़कों का लोकार्पण अगर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया है तो उस पर कांग्रेस अब आरोप लगा रही है, तंज कस रही है और कह रही है कि लॉकडाउन के दौरान जब सब कुछ बंद था तो फिर सड़कें कैसे बनाई गई हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये सड़कें कमलनाथ सरकार के कार्यकाल में बनी थी और लोकार्पण शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं। अप्रैल से 3 महीने तो लॉकडाउन लगा रहा, बचे हुए 3 महीने 60 दिन में इन्होंने जो 2 महीने के 60 दिन में 13,000 सड़कें बना दी। कैसे बना दी ये जरा शिवराज सिंह को समझाना चाहिए। तो ये बनाई हुई सड़कें कमलनाथ की और लोकार्पण कर रहे वो भी झूठ बोलकर। आगे बढ़ते हैं। चुनाव प्रचार के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। गाइडलाइन में पहले जो एक लिमिट तय की गई थी कि 100 से ज्यादा लोगों की भीड़ चुनाव रैली में नजर नहीं आनी चाहिए, लेकिन अब उस लिमिट को खत्म कर दिया गया है। मगर यह साफ तौर पर कह दिया गया है कि गाइडलाइन का पालन करना होगा, जो कोरोना की गाइडलाइन है उसका पालन करना अनिवार्य होगा।
गृह मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइन में जो चुनावी सभाएं होंगी प्रदेश के अंदर, उन सभाओं में जो 100 व्यक्तियों की सीमा निश्चित की गई थी वो अब समाप्त कर दी गई है। लेकिन जो आवश्यकताएं हैं, जो प्रतिबंध हैं, वो मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर का उपयोग, वो सारी की सारी पूर्ववत पूर्णतः जारी रहेंगी। आदरणीय कमलनाथ जी की सभा की भीड़ देख के तो हवा बंद हो गई, तो उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई। और अब सिंधिया और इन पर जो है जब एफआईआर की बारी आने वाली है तो गाइडलाइंस बदल गई। क्या एक दिन में जो है 24 घंटे के अंदर देश की परिस्थितियां बदल गई, कोरोना की परिस्थितियां बदल गई हैं? इस तरीके से जो है देश की जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनका माखौल उड़ाने की जो चेष्टा की जा रही बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। तो जब नियम बदला तो फिर राजनीतिक लिहाज से उस पर आरोप प्रत्यारोप का दौर तो शुरू होना ही था और यही होता हुआ नजर भी आ रहा है। विवेक तनखा सांसद ने भी कहीं ना कहीं इस नई गाइडलाइन को लेकर आरोप मरने का काम किया है। उन्होंने सवाल खड़ा किया है, उन्होंने पूछा है कि क्या इस तरह से कमलनाथ पर जो एफआईआर दर्ज हुई है, चुनाव आयोग और शिवराज सिंह चौहान इसका जवाब दें कि अब तक किस भाजपा के सीनियर नेता पर एफआईआर दर्ज की गई। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के काफिले पर हमला करने के मामले में जब सीएम से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि हम इस तरह की घटना की निंदा करते हैं और किसी भी बात का समर्थन नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा हुआ है तो फिर कड़ी कार्रवाई होगी। सवाल ही पैदा नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति नहीं है। हम इस तरह की किसी भी घटना के समर्थक नहीं है और कोई ऐसी हरकत करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई सरकार करेगी। तो वहीं इस मामले को लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र में सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन जो भी इस तरह से सीमा लांघेगा वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उस स्तर के नीचे किसी को भी नहीं जाना चाहिए। प्रजातंत्र में आप अपना पक्ष रख सकते हैं, आप अपना पक्ष रख सकते हैं, पर हर व्यक्ति का मान सम्मान होना चाहिए। मैं स्पष्टवादी इंसान हूं, जो सही है सो सही कहता हूं, जो गलत है। तो आपको बता दें ज्योतिरादित्य सिंधिया 4 दिवसीय दौरे पर ग्वालियर पहुंचे हुए हैं। यहां पर वे ग्वालियर चंबल की 16 सीटों को लेकर वहां पर होने वाले सम्मेलनों में शिरकत करेंगे और कार्यकर्ताओं में जीत का जोश भरने का काम करेंगे। आपको बता दें इस दौरान उन्होंने सभी सीटों पर जीत का दावा किया है। वहीं कमलनाथ पर उन्होंने निशाना साधा और कहा कि उन्होंने ग्वालियर चंबल की नहीं पूरे प्रदेश के साथ गद्दारी की है। सारे विधानसभाओं का ग्वालियर चंबल का शुरुआत में अगले 5 दिन का मेरा दौरा है और मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरीके से हमारी पार्टी पूर्ण रूप से एक सोच, एक विचारधारा और एक लक्ष्य के साथ जमीन पर उतरी है, विजय प्राप्ति मोदी जी के नेतृत्व में, नड्डा जी के नेतृत्व में, अमित शाह जी के नेतृत्व में और शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में अवश्य भारतीय जनता पार्टी को हर सीट पर मिलेगी। एक तरीके से आप देखें तो एक छोटा प्रादेशिक चुनाव ही आप समझ लो, क्योंकि कई ऐसे राज्य हैं जिनके 40-50 सीट होती हैं। आज 28 सीटों का चुनाव अकेले मध्य प्रदेश में है और संपूर्ण मध्य प्रदेश का है, खास करके मालवा, ग्वालियर, चंबल का। निमाड़ में भी सीट्स हैं, बुंदेलखंड में भी सीट्स हैं, अनूपपुर की भी सीट है। पर मुझे पूरा विश्वास है कि एक तरफा एक प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि 15 महीने सीएम रहे, विकास की बात तो छोड़ दीजिए, मैं तो आपसे पूछूंगा क्या उनका चेहरा आपने एक दिन भी देखा ग्वालियर चंबल संभाग में? ग्वालियर की बात छोड़ दो आप, एक दिन भी उन्होंने देखा? और अगर वो कहते हैं कि ग्वालियर चंबल की जिम्मेदारी मेरी है, 1000 बार दस्तक देने के बाद, योजनाओं लेने के बाद एक कदम जब नहीं उठाया गया
मैं तो कहूंगा कि जो गद्दारी की गई मध्य प्रदेश, केवल ग्वालियर चंबल के साथ नहीं, मध्य प्रदेश के साथ विकास और प्रगति के मामले में, कुर्सी और तिजोरी, इन दोनों की ही चिंता कमलनाथ जी को रही। तो वहीं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी कांग्रेस पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस का हाथ दंगाइयों के साथ है। कांग्रेस को दलितों की नहीं, दल हित की चिंता होती है और यही वो करती आई है। दंगाइयों के साथ, इनको दलित की चिंता नहीं है, कांग्रेस को दल हित की चिंता रहती है। देश तोड़ने वाली ताकतों के साथ हमेशा कांग्रेस खड़ी दिखाई दी है। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। भारत की बर्बादी तक जंग हमारी जारी रहेगी। अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है कहने वाले लोगों से सबसे पहले पहुंचने वाले व्यक्ति राहुल गांधी थे। वही राहुल गांधी का हाथरस कनेक्शन निकला है। वो व्यक्ति स्पष्ट कह रहा है कि दंगे करवा देंगे, फिर राहुल गांधी आएंगे। हमेशा दलितों के हितों पर कुठाराघात कांग्रेस ने किया है। पूर्व मंत्री राज्यवर्धन सिंह अपने एक दिवसीय दौरे पर इंदौर पहुंचे और इस दौरान वे सांवेर क्षेत्र के कई गांव का दौरा करने के लिए पहुंचे, जहां पर उन्होंने चुनाव प्रचार किया और इस दौरान उन्होंने शिवराज सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री का खुद ही स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता और वह प्रदेश के स्वास्थ्य पर भी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। खिलाफ जनता ने वोट किया था, तो इससे बड़ा अपमान जनता का नहीं हो सकता है। ना तो वो ध्यान दे पा रहे हैं स्वास्थ्य विभाग पे, और शायद खुद भी काफ़ी उनकी तबीयत शायद ठीक नहीं है, शायद 2 बार शायद वो एडमिट हो चुके हैं, लेकिन वो जल्दी स्वस्थ हो। जनता उनके साथ नहीं है, तो इसीलिए ऐसी वो नीच हरकतें कर रहे हैं। कभी भी राजनीति में अगर आप विपक्ष पर या दूसरी पार्टी पर पथराव करोगे, वो भी ऐसे वरिष्ठ नेता, वो भी ऐसे दिग्गज नेता जो 9-10 बार के सांसद हैं, जो प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। इस वक्त की बड़ी खबर रायगढ़ से आ रही है, जहां पर नरसिंहगढ़ बस स्टैंड में आग लगी है। स्टैंड पर खड़ी 2 बसों में आग लगी हुई है। एक बस पूरी तरह जलकर खाक हो गई। आग से अफरा तफरी का माहौल है। हालांकि दमकल ने आग पर काबू तो पा लिया, लेकिन एक बस पूरी तरीके से जलकर राख हो चुकी है। नरसिंहगढ़ बस स्टैंड पर किस तरीके से आग लगी थी, किस तरीके से आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है, तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। आग से अफरा तफरी का माहौल है और फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सुशील जुड़े हैं। सुशील, क्या ताजा जानकारी आपको मिल पा रही है? देखिए कमरुद्दीन, ये राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ बस स्टैंड की घटना है। यहाँ खड़ी 2 बसों में अचानक आग लगी। लगभग 1 बजे का वाकया था ये। धीरे धीरे आग की लपटें तेज हो गई और एक बस पूरी तरह से आग में लपेट में आ गई थी। उसी दौरान आसपास हड़कंप मच गया। लोगों ने नगर निगम और पुलिस को खबर दी। खबर मिलते ही नगर परिषद की दमकल मौके पर पहुंची और जब तक आग बुझाने की, काबू करने की कोशिश की गई, तब तक एक बस जल चुकी थी। थोड़ी देर बाद वहां पुलिस प्रशासन का अमला जो मौके पर था वो जांच में जुट गया है और प्रारंभिक तौर पर किसी की शरारत की बात सामने आ रही है। फिलहाल पुलिस इस मामले में जांच कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं बस स्टैंड पर इस तरह का घटनाक्रम होने के बाद सुशील, किसकी लापरवाही से ये आग लगी? देखिए अभी ये साफ नहीं हो पाया, लेकिन बस स्टैंड पर जो लगे सीसीटीवी कैमरे हैं उनमें भी पुलिस देख रही है और इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या बस में टेक्निकल फॉल्ट की वजह से आग लगी थी या फिर किसी की साजिश थी। सुशील, कितने नुकसान की आशंका है इस आग से? देखिए एक बस पूरी तरह से जल चुकी है, तो माना जा रहा है कम से कम 7-8 लाख रुपए का नुकसान तो अभी इसमें नुकसान हुआ होगा, क्योंकि बस जल चुकी है। इसके अलावा दूसरी बस जो है उसको भी नुकसान हुआ है, लेकिन नगर बिल्कुल सुशील, हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं किस तरीके से एक बस जलकर राख हो चुकी है। हालांकि आग पर काबू पा लिया गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुशील, अपडेट देने के लिए। ब्रेक के बाद हाजिर हूं बड़ी खबर रायपुर से, जहां पर भूपेश कैबिनेट की जो बैठक चल रही थी वो खत्म हो चुकी है। धान खरीदी पर बैठक में अहम फैसला लिया गया है।
किसानों के लिए अलग कानून बनाया जाएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला, क्योंकि कहा जा रहा है कि अब किसानों के लिए अलग कानून बनाया जाएगा। कानून के लिए विधानसभा का सत्र बुलाया जाएगा। औद्योगिक नीति में कई बदलाव पर मुहर लगी। बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगी है। फिलहाल राज्य में स्कूल नहीं खुलेंगे, क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि 15 अक्टूबर से स्कूल खुलेंगे, लेकिन अब फिलहाल इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया। तो अपना एमपी में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाजत। इस पूरे बुलेटिन में हमारे सहयोगी दीपेश बरगले भी बड़ी बड़ी खबरों को आप तक पहुंचा रहे थे। दीपेश का भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नमस्कार।